हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया हैं आप सभी। आप लोग के कमेंट में एक चीज़ रिपीट हुई है, वो है पेपर 1 और पेपर 5 का पूरा फुल सपोर्ट। यही आपने लिखा था। मैंने आपको कहा था एग्ज़ाम के पहले तो चीज़ें मैं कवर करवा दूँगी, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आज आप लोग की दोपहर में जो क्लास हुई थी उसमें मैथ के क्वेश्चंस करवाए थे, तो किन्होंने देखा और किन्होंने नहीं देखा। उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा चीज़ों को, और आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे, आपके सिलेबस से थे, आपके पेपर्स थे। जितना भी कुछ था मैंने अपनी ओर से करवाने की पूरी कोशिश की और करवाया। अभी की जो ये क्लास यहाँ पर होने वाली है, ये फुल्ली आपकी A से लेकर Z तक जितनी भी चीज़ें आपके पेपर 1 में दी गई हैं वो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। पेपर 2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत टाइप हुआ है एक्चुअल में ये पेपर 1। पेपर 2 समावेशी शिक्षा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। अभी आपको मुझे पेपर 1 करवाना है, तो मैं आपको यहाँ पर पेपर 1 करवाने वाली हूँ सिंपली तरीके से। पूरी वीडियो फुल देखिएगा, पूरा सब कुछ समझिएगा। मुझे जैसे भी पॉसिबिलिटी बनी, जिस तरीके से मैं कैपेबल थी करवाने के लिए, वो यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपका डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। बाकी और भी जो चीज़ें होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, हेल्प आपकी मैं ज़रूर कर दूँगी, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। चलिए, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आइए देखते हैं पूरा ए से लेकर Z तक का पूरा फाइनल रिवीजन, जहाँ पर आपका टोटली और ये रिवीजन हो जाएगा, जहाँ पे आप सब कुछ देख लेंगे। फिर कोई चीज़ अगर फिर भी बचती है, रह जाती है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और वो चीज़ मैं आपको ज़रूर करवा दूँगी। आपका जो चैप्टर है, जो बुक है, उसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन। तो मतलब क्या करना है, कुछ आपको नाप तौल का काम करना है, कुछ एनालिसिस करना है, कुछ मेजरमेंट करना है। उसी से संबंधित पूरे सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं। अब वो शिक्षा से संबंधित है और बच्चों की पढ़ाई की ग्रोथ से संबंधित है। पहला जो अध्याय है वो है मापन एवं मूल्यांकन। तो एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और पूरा डिस्कस करके देख लेंगे। सबसे पहले तो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन में। शैक्षिक मापन होता क्या है, आखिर ये है क्या? तो शैक्षिक मापन का अर्थ हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में मापन का प्रयोग करना। जी हाँ, जो शिक्षा विभाग का क्षेत्र है उसमें जो मापन की चीज़ें हैं, जो मेजरमेंट की चीज़ें हैं, उनका प्रयोग करना, मापन का प्रयोग करना, यूज़ करना। शिक्षा के क्षेत्र में मापन का प्रयोग करने का केवल तात्पर्य ये नहीं कि शिक्षार्थी के द्वारा, जो एक स्टूडेंट है क्लास में 500 में से 300 नंबर पाया, 400 नंबर पाया, उसके अंकों के बेस पर उसको मेज़र करना। जी नहीं, इसका मतलब, मापन का मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड में जितना है आपने मापन किया। शिक्षार्थी का मापन किए जाने के लिए बहुत सारे पहलुओं होते हैं जिनका मापन होना बहुत ज़रूरी। मतलब आप सिर्फ नंबर के बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि उसको 500 में 550 मिला, 500 में उसको जो है इतना नंबर मिला, तो वो चीज़ें अच्छी है। शैक्षिक मापन का लक्ष्य ये होता है कि हर पहलू, हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ देखना, समझना, फिर उस पर अपना ऑब्जर्वेशन देना। तो ये चीज़ें होती है शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन का मतलब सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों को जाकर एनालिसिस कर लो कि मैथ में इतना नंबर है तो ये चीज़ होगी, साइंस में इतना है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली हर चीज़ को देखना और करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है मापन का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ पर है, मापन का अर्थ हुआ किसी वस्तु या मनुष्य आदि के विभिन्न पहलुओं का मान प्राप्त करना। जी हाँ, मापन का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, सामान है, मनुष्य है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं, पहलू हैं, पॉइंट हैं, उनका मान देखना, उनकी वैल्यू को देखना। अगर एक नॉर्मल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु और मनुष्य के भीतर की उसका वेट, उसका वजन, उसकी लंबाई मापने के लिए बहुत सारी गणितीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। वैसे अंकों का प्रयोग भी हम करते हैं जिनके द्वारा हम सही माप को माप पाते हैं। तो इसकी यही एक जो क्रिया होती है इसको हम मापन कहते हैं। ये क्रिया प्रकार से अगर देखी जाए तो मापन ही है। चाहे आप भार को नापिए, लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में, तरल पदार्थ को लीटर में, इस तरीके से हर चीज़ का अपना मापने का जो तरीका है, जो डिवाइस है, वो अलग अलग है और हम उस हिसाब से नापते हैं। तो मापन में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये तो मापन का अर्थ था जो हमने डिस्कस किया। परिभाषा पे चलते हैं, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा कि मापन की परिभाषा बताइए, मापन क्या है, आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दिए। ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर आ जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर दो है, स्टीवेंस के अनुसार यहाँ पर है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। इन्होंने बोला कि मापन को पहले से कुछ नियम बनाकर रख दिए गए हैं, उसी से हम वस्तुओं के जो है उनको नंबर प्रदान करते हैं। ये स्टीवेंस की परिभाषा आप चाहो तो लिखो,
आप चाहो तो ना लिखो, कोई नेसेसरी नहीं है। कार्लिंगर ने कहा है कि मापन नियम अनुसार वस्तु और घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। कार्लिंगर ने इन्होंने बोला कि जो मापन होता है वो रूल के हिसाब से चलता है, जो सामान होता है या जो घटना होती है उसको एक नंबर या एक टैग दे देता है कि ये चीज़ें इतनी हैं। नेक्स्ट आइए मापन के तत्व की बात कर लेते हैं, क्या होता है। तो मापन के तत्व और अंग के अंतर्गत बहुत सभी चीज़ें आती हैं। इनके सहयोग और प्रयोग के द्वारा ही मापन पॉसिबल है। अगर आप मापन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जिसका होना अति आवश्यक है। इनको 4 तत्वों में बाँटा गया था। मापन के मुख्यतः कितने तत्व हैं? 4। तो ये एमसीक्यू में कभी-कभी पूछ लेता है, जो हमको अलग लगता है और हमें समझ में नहीं आता है। तो जिसका मापन करना है वो चीज़ वहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। मापन के अंगों के अंतर्गत सर्वप्रथम वस्तु का करना है तो वस्तु हो, मनुष्य का है तो मनुष्य का, ये सारी क्रिया आती हैं जिससे किसी निश्चित विशेषता का हमें मापन करना होता है। चाहे वस्तु जैविक हो सकती है और चाहे वस्तु अजैविक हो सकती है। तो जिसका मापन करना है वो तत्व तो होना ही होना नेसेसरी है। निश्चित विशेषता वस्तु मनुष्य क्रिया की वह विशेषता, जैसे एक निश्चित चीज़ को पता हो कि लंबाई नापनी है, एक निश्चित चीज़ पता हो कि मोटाई नापनी है, तो ये फिक्स्ड हो कि अगर आपको क्या नापना है ये पहले से निश्चित हो। उपकरण एवं विधि किसी वस्तु मनुष्य क्रिया की विशेषता को मापने के लिए प्रयोग में जाने वाला जो तरीका है, आपको लंबाई नापनी है, टेप से नाप रहे हैं, किसी चीज़ का मापन बना के नाप रहे हैं, अलग अलग तरीके से नाप रहे हैं, तो वो विधि और उपकरण आपको पहले से हो और आपको पता हो कि आपको इस तरीके से मापना है, इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। मापन करता है विशेष विषय वस्तु किसी वस्तु मनुष्य क्रिया की विशेष करता, कोई मापने वाला भी होना चाहिए जो इन सब चीज़ों की एक्यूरेट वैल्यू को बताए कि हाँ ये चीज़ें सही हैं और इसकी इतनी वैल्यू हो रही है। तो वो भी चीज़ें, ये 4 पॉइंट इसीलिए इसमें तत्व के अंग में आते हैं, जो कि चारों काफ़ी नेसेसरी और सही बात को रखते हैं। आगे बढ़िए, मापन के चर हैं। तो मापन के कितने चर होते हैं? गुणात्मक चर एवं मात्रात्मक चर के आधार पर शैक्षिक मापन की क्रिया को हम 2 मेजर भागों में बांटते हैं। अगर हम गुणात्मक चर की बात करते हैं और मात्रात्मक की। गुणात्मक मापन का मतलब क्या होता है? गुणात्मक मापन के नाम से ही पता चलता है किसी वस्तु या वस्तु के गुणों के आधार पर हम उसको नाप रहे हैं। उसकी जो अच्छी अच्छी इनर क्वालिटीज़ है, जो आउटर क्वालिटीज़ है, उनके बेसिस उसको जज कर रहे हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति क्रिया के गुणों को केवल देखकर समझा जा सकता है। इसे किसी निश्चित इकाई अंकों में हम माप नहीं, गुण के हिसाब से देखकर किसी का नंबर नहीं प्रदान कर सकते हैं कि ये 10% अच्छा है, ये 20% अच्छा है। जी नहीं। मनुष्य के व्यवहार, उसकी जाति, उसका रंग, धर्म, उसके लिंग वगैरह जो कुछ भी है, या कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी इकाई में हम दर्शा नहीं सकते। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर 10% गुण अच्छा है, इसके अंदर 20% अच्छा है, इसके अंदर 15.5 का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करिए। मीन्स मापने के लिए, इनके ऐसे गुणों को मापने के लिए कोई मानदंड बना ही नहीं है कि गुण को मापने के लिए कोई मानदंड बना हो। ये बस एक ऑब्जर्वेशन में रहता है कि हाँ चीज़ें ऐसी कह दी जाती हैं। तो ये होता है गुणात्मक मापन। मात्रात्मक मापन का मतलब है कि मनुष्य के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो परिणाम के आधार पर मापे जाते हैं। मात्रात्मक मापन से पता चलता है कि वस्तु मनुष्य क्रिया के गुणों के परिणाम के आधार पर उसका मापन हो रहा है। मात्रात्मक मापन में गुणों की इकाई को अंक के रूप में, क्योंकि इसमें परिणाम रहता है। जब आपके पास किसी चीज़ का पहले से रिजल्ट है, उसी को आपको नापना है, तो आप उसको एक अंक प्रदान कर ही देंगे ना। मात्रात्मक का मतलब ये है कि उसको हम ऐसा जज कर रहे हैं जहाँ पर हम उनको एक नंबर, एक सेटिस्फाइड नंबर दे रहे हैं कि आप इतने में से इतना है, या ये चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं, या इस काम के बदले ये चीज़ें ऐसी। तो मात्रात्मक का मतलब ही यही होता है। तो ये तो मैंने दोनों बता दिया ये है क्या। अब आइए इनके बीच में एक छोटा सा गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन के बीच में अंतर देख लेते हैं। देखिए, मात्रात्मक मापन का आधार शून्य होता है। मात्रा की चीज़ों में चीज़ें शुरुआत से ही शुरू होती हैं, 0 से। गुणात्मक मापन का शून्य का कोई स्थान ही नहीं होता, कोई चीज़ शून्य ही नहीं होती। मात्रात्मक मापन का आकार सदैव इकाई अंक होता है, लेकिन गुणात्मक का कोई इकाई वगैरह कुछ भी नहीं होता। मात्रात्मक मापन में इकाई अंक सदैव सर्वमान्य होते हैं, इसमें कोई भी सर्वमान्य होना ही नहीं है। मात्रात्मक मापन किसी यंत्र पर समान इकाई और मान का परिणाम समान होता है। गुणात्मक मापन की इकाइयाँ कभी समान हो ही नहीं सकती है कि किसी में कुछ गुण होगा तो किसी में कुछ क्वालिटीज़ पाई जाएगी। लेकिन मात्रात्मक का नापोगे तो आपको कुछ इकाई और मान जो है आपको समान देखने को मिलेंगे। मात्रात्मक मापन में लंबाई है, भार है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है, ये सब होता है। लेकिन गुणात्मक मापन बुद्धि का परीक्षण होता है, अभिवृद्धि को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में फ़र्क होता है कि क्वालिटीज़ को चेक करना और एक में क्या है, नंबर को चेक करना। आगे बढ़ते हैं, आपको 2 से 3 लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 2-3 ही तैयार रखिए। छोटी छोटी पॉइंट को पकड़ के चलिए तो वो आपको हेल्प करेगा।
शैक्षिक मापन की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो पहला है कि मापन में संख्यात्मक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, शैक्षिक मापन में यही होता है कि उसकी जान के उसको संख्यात्मक का संख्या का ज्ञान, जोड़, घटाना, भाग, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। मापन एक आधुनिक परिणामकृत विधि होती है, बहुत पुरानी, मतलब देख आधुनिक तरीके से एक रिजल्टेबल चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिलता है, एक अंक मिलता है, एक नंबर मिलता है, या मूल्यांकन का ही एक अंग होता है, इससे एनालिसिस किया जाता है। मापन में ज्ञात कर सकते हैं उसकी मात्रा को, ग्राम को, किलोग्राम को, फीट को, इंच को, मीटर को, हर चीज़ें नाप सकते हैं, वस्तुओं कितनी है, क्या है। मापन में आंकड़ों के प्रयोग से वस्तु का मात्रात्मक माप भी शीघ्र तरीके से हो जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो 5 पॉइंट है, आपको कोई 2 से 3 याद रखना है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। कोई 2 से 3 उद्देश्य लिखिए। इस तरीके से आता है, मैंने तो कई सारे लिए, आपको 2 से 3 तैयार रखने, उससे ज़्यादा नहीं। और इन्हीं चीज़ों को हर जगह बना बना कर लिख देना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है, ये चीज़ हर लाइन में, हर उद्देश्य में से कोई भी उद्देश्य अगर पढ़ाई लिखाई का होगा तो ये लाइन वहाँ पे लिखी ही लिखी जाएगी। तो आप लोग हर जगह का आंसर थोड़ी याद कर सकते हैं, एक जगह का उठाइए, उसको बार बार ध्यान में रखिए और उसी जगह को हर जगह ले आकर लिखिए, बस थोड़े थोड़े शब्दों को चेंज करिए, इस तरीके से लिखा जाता है। आप सोचेंगे कि आप पूरा याद कर ले तो कोई मतलब नहीं होगा, चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली, ये तरीका है आपका। समझ में आई बातें सिंपल तरीके से? उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा और अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। फटाफट क्लास को भी लाइक करिए, बीच में क्लास को लाइक करने के लिए आप स्वयं कहेंगे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एकदम प्रिंट ऑफ साइलेंस के साथ देखिए, समझिए, फिर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। मूल उद्देश्य होता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसके उसके पढ़ने में जो खेद है, रुकावट आ रही है, उसको रीज़न जानो कि कहाँ पर आ रही। जो एक बैरियर का काम कर रहा है वो क्या है और कौन कर रहा है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना, जो बच्चे ने सीखा है अब तक या सीख रहे हैं, उसको आपको टेस्ट देना कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही, क्या नहीं हो रही है। छात्रों की वृद्धि और विकास में जो अवरोध है उनको जानना, बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, 1-2 बच्चों 10 बच्चों का जो फिर बाद में रुक जा रहे हैं, वो रीज़न क्या है, क्यों रुक रहे हैं। छात्रों की प्रतियोगिता में भावना विकसित करना कि कंपटीशन के अंदर उनके अंदर आग लगाना कि वो उन चीज़ों को भी फेस करें और सीखें, खेलने की त्रुटि बनाए, लक्ष्य इच्छा बनाएं। छात्रों की कमियों और कठिनाइयों को जानना, उनका निवारण। जी हाँ, एज अ टीचर आप अगर हो या घर में हो तो उनको आप सही तरीके से समझाओ, दिखाओ, बुझाओ। हर जगह पे एक चीज़ नहीं एप्लीकेबल होती है, तो आपको सब समझना होगा। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, कैसे बच्चे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अधिगम के लिए इनको प्रेरित करना, कक्षा शिक्षा में सुधार करने की कोशिश करना, जो बच्चों को दिक्कत है वो सब कुछ करना। तो ऐसा बहुत सारा काम है जो शैक्षिक मापन मूल्यांकन के उद्देश्य से, दोनों के उद्देश्य से हमेशा किया जाता है, तो कोई बुराई फिलहाल इसमें नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मापन के स्तर कितने हैं। तो मापन के मुख्यतः 4 भाग हैं। आपको 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, कोई एक आपको टिक करना होगा। तो जो 4 है वो नामित स्तर है, क्रमित स्तर है, आंतरिक है और अनुपातिक है। ये 4 स्तर दिए गए, इन चारों स्तर से आपके इस टॉपिक पे प्रश्न बनेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? उम्मीदें नहीं होगी। अब मैं आगे चलती हूँ, ये चीज़ें डिस्कस करती हूँ। यही महीने का जो स्ट्रगल है वो है, बाद में फिर चीज़ें काफ़ी सॉल्वेबल हो जाएंगे, तो समस्याएं कम होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक। सबसे पहले नामित मापन, ये क्या होता है? नामित मापन को अन्य मापन के स्तरों से भी निम्न स्तर का माना, सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु या मनुष्य के किसी गुणों की विशेषता का प्रकार के आधार पर उसे कुछ वर्गों समूह में बांट दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, उनके गुण और विशेषताओं को सामने रखा अगर है तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को देख के ये काम आराम से कर लिया जाता है, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं और सिखाया भी जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है नामित मापन में विभिन्न स्तर को मापा जाता है, गुण की विशेषता के आधार पर उनको कुछ वर्गों में बांट देते हैं। नामित मापन के नाम से पता चलता है, नामित मापन में किसी वस्तु मनुष्य के गुण को विशेषता के आधार पर उसके वर्ग समूह का नाम, संकेत अथवा प्रतीक वगैरह दे दिया जाता है। नामित में पहले मेजर करते हैं, फिर उसको एक नाम प्रोवाइड करते हैं, तो ये नामित मापन में आता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मनुष्य को उनके वर्गों के आधार पर लड़का है, लड़की है, पुरुष जाति है, नाम देते हैं ना। जैसे शायद जहाँ रहते हैं, शहर में, गांव में, कहाँ पर कैसे, वो देते हैं। शैक्षिक स्तर प्राथमिक में है, माध्यमिक में है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग किस फील्ड में, किस विकास में है, वो भी बताते हैं। तो कई सारी चीज़ें आपके नामित में आती हैं। अतः ये स्पष्ट होता है कि नामित नाम एक प्रकार का गुणात्मक मापन होता है तथा यह मापने का सबसे पहला और मोटा स्तर है। इसके द्वारा किए गए मापन की सटीकता का वैधता से
समर्थन है कि ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं क्रमित मापन की। ये क्या, क्रमित मापन के नाम से ही पता चल जाता है कि क्रम के हिसाब से मापन करना। जी हाँ, जहाँ पर क्रम का रोल है वहाँ पर क्रम के हिसाब से चलना 1/1 करके। इस प्रकार के मापन किसी वस्तु मनुष्य की विशेषता की मात्रा के आधार पर, मतलब जो क्वालिटी जिस बेसिस पे है या जिस क्वालिटी जो इतना अच्छा है, हम उसको उसके बेस पे मापन करते हैं। ठीक है, इन वर्गों में कोई नाम नहीं, कोई कोई नाम, अक्षर, शब्द, अंक, प्रतीक दे दिया जाता है कि ये चीज़ें रहेंगी तो आपको ये रिप्लाई करना या ऐसी चीज़ें करनी है, तो आप उन्हें प्रदर्शित कर सकते हो क्रमित मापन में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, लंबाई के आधार पर बौना, सामान्य एवं लंबा। लंबाई के आधार पर बौना, सामान्य एवं लंबा। शिक्षा के परिणाम के आधार पर प्रथम से, ऐसा मतलब एक क्रमित मापन के तरीके से है कि जहाँ पर क्रम में चीज़ें बनाकर रखी गई हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं आंतरिक मापन के। ये क्या है, आंतरिक मापन को अंतराल मापन भी कहा जाता है। नाम से ही कुछ ये पता चल रही, अंतराल का तात्पर्य किसी निश्चित अंतर पर, इस स्तर के पैमाने में अंतर का किसी वस्तु मनुष्य गुणों के इकाइयों का मापन किया जाता है, लेकिन एक अंतराल देकर, एक गैप देकर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12। कारण इन्हें आंतरिक मापन या अंतराल मापन कहा जाता है। इस प्रकार के मापन शून्य का कोई स्थान बिल्कुल भी नहीं है। आंतरिक मापन में, अंतराल मापन में शून्य का कोई स्थान है ही नहीं। अर्थात किसी छात्र के किसी विषय में शून्य प्राप्तांक आते जिसका उत्तर यह नहीं मिलता कि बालक को उस विषय में कुछ नहीं आता, अर्थात इसका अर्थ ये है कि उपलब्धि परीक्षण में जो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, उत्तर देने में बच्चा असमर्थ है, समर्थ है, क्या चीज़ें, इस बेसिस पे वो एनालिसिस है, ना कि आपको उसको इस तरीके से करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक मापन के नाम से, क्रमिक मापन के नाम से सेठ समझा जाता है। आंतरिक मापन की सटीकता बेहतर लगभग सही होती है। ठीक है, फिर लोग एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, कई सारी चीज़ें अलग अलग फेज में हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुपातिक मापन क्या होता है, रेशियो वाले अनुपातिक मापन के स्तर में हमें 3 अनुपातिक मापन के साथ साथ शून्यात्मक की ओर प्राप्ति होती है। वास्तविक शून्य का अर्थ है हम किसी भी दो संख्याओं के मध्य तुलना कर सकते हैं, दो गुणों के मध्य तुलना कर सकते हैं। वास्तविक शून्य बिंदु ही मापन का प्रारंभिक बिंदु होता है। वास्तविक शून्य बिंदु से तात्पर्य ये होता है कि हम अगर किसी भी भौतिक वस्तु का मापन करें तो हमारे पास वास्तविक शून्य होना चाहिए, और हम किसी वस्तु में उसकी लंबाई नापते हैं तो यह देखते हैं कि शून्य बिंदु से कहाँ तक उसकी लंबाई क्या चाहिए। तो मतलब ये मापन में के प्रकारों में आता है जहाँ पर अनुपात के हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है चर, सतत चर और असतत चर। असतत चर ये क्या होता है, यदि कोई चर दो वास्तविक मानों के बीच के सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है तो कहा जाता है कि वह चर दोनों मानों में सतत है। यदि कोई चार चर दो मानों के बीच में वास्तविक मान को नहीं ग्रहण कर सकता है तो मान लो वो असतत चर है। मानने न मानने के ऊपर नहीं है, लेकिन सवाल है। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो सतत चर एवं असतत चर। कॉन्टिन्यूस, नॉन कॉन्टिन्यूस, यदि कोई चर दो वास्तविक मानों के बीच सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकते हैं तो कहा जाता है कि वो चर इन दोनों मानों के बीच सतत है। किंतु यदि कोई चर दो मानों के बीच में वास्तविक मान जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं बल्कि कुछ ही मान ग्रहण करते हैं, उन्हें हम असतत चर कहते हैं। ये परिभाषा दोनों की तैयार रखिए, आएगी। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक मापन के क्या लाभ होते हैं, एक सिंगल प्रश्न ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि शैक्षिक मापन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, पढ़ाई की फील्ड में वाकई में है। शैक्षिक मापन से होने वाले लाभों के बारे में बहुत कुछ मैंने लिखा है, फटाफट दिखाती हूँ आपको। शैक्षिक मापन से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच में समाज के लिए मापन का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व अधिक हो जाता है। मापन की सहायता से आपको बहुत सारे ज्ञान का मात्रा का पता चलता है, आप उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास, प्रतियोगिता से भावना पैदा होती है। साथ ही साथ कमियां भी जानते हैं कि लैक कहाँ है, लूज़ कहाँ है। तो ये मापन काफ़ी नेसेसरी होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि आप अपनी कमियों को जब सामने पाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, उसको सुधारते हैं। मापन के प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो MCQ आता है बहुविकल्पी 15 नंबर का, वो यहीं सबसे आता है। कितने प्रकार के हैं, 3, 4, 5, 6, तो 3 होते हैं। निरपेक्ष मापन, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, ठीक है, और तीसरा है इंसेप्टिव, इंसेंटिव मापन। आपको कहीं कहीं अलग देखने को भी थोड़ा कुछ नाम मिल जाते हैं, लेकिन सेम चीज़ें हैं। अब आपके फटाफट बताते हैं क्या है।
निरपेक्ष मापन क्या होता है? पूरी वैल्यू लिखने मतलब पूरा ये लिखने को आएगा, ये मापन की परिभाषा वगैरह आती क्या आता है। निरपेक्ष मापन वो है जिसमें परम शून्य एब्सोल्यूट ज़ीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है, जिसकी मेजरिंग ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है। निरपेक्ष इसीलिए इसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसकी मायने की वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट ज़ीरो होती है, जिसका पैमाना एकदम शून्य से होता है। शून्य से अधिक होने पर धनात्मक की ओर बढ़ता है, कम होने पर ऋणात्मक की ओर जाता है, ठीक है। जैसे किसी स्थान पर तापमान को लीजिए तो वो शून्य भी तो हो सकता है, टेम्परेचर ज़ीरो भी तो हो सकता है, और शून्य से अधिक होने पर भी वो आगे की तरफ बढ़ेगा, शून्य से कम भी होने पर शून्य से कम की ओर होगा। इस प्रकार का जो मापन होता है वो भौतिक चरों में ही संभव होता है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, उनको नापने के लिए ये बने हुए हैं। जैसे हर चीज़ को आप हर जगह नहीं, लीटर की चीज़ों को किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं ना, तो वैसे ही ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर फिजिकल चीज़ें, भौतिक रचनाएं होती हैं, उनको नापने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के चर में नहीं, क्योंकि ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक चरकों में नहीं, क्योंकि ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक चरों परम शून्य की संभावना होती ही नहीं है। अब ये ध्यान रखना है कि ये फिजिकल जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में आएंगे। आप कहिए कि शैक्षिक चरों को नापें और साइकोलॉजिकल इन चीज़ों को नापें, तो इसमें ये नहीं काम करते। इनका एक अलग मेजरमेंट सेक्शन एरिया है जहाँ पर ये काम करते हैं। अच्छी बात, एकदम सिंपल से तरीके कि जैसे एनालॉग कंप्यूटर नहीं होता था, फिजिकल चीज़ों को ही नापने के लिए बना था, वैसे ये भी बने हुए हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सामान्यीकृत मापन होता है। सामान्यीकृत मापन एक ऐसा मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। इसकी पहचान ये है कि इन्हें परम शून्य की संभावना नहीं होती, इसे परम शून्य की वैल्यूज़ की संभावना पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, ये फ्री होते हैं। जैसे यदि किसी विषय की उपलब्धि परीक्षण में कोई व्यक्ति जो है छात्र है शून्य अंक प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस विषय में उस छात्र को योग्यता शून्य है। केवल ये होगा कि प्रश्न को हल करने में वो छात्र असफल रहा। ये ज़रूरी थोड़ी है, जैसे मैथ का है और मैथ में आप ज़ीरो पा गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको 2+2 जोड़ना नहीं आता। ऐसा हो सकता है क्या? आपको गिनती लिखनी नहीं आती, आपको टेबल नहीं आती, आपको 5 और 5 जोड़ना नहीं आता, भले ही आप मैथ में 0 नंबर पा गए। डिग्रेड बच्चे फेल हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है कि उनको मैथ ही नहीं है, जी। तो यही सामान्यकृत मापन होता है कि प्राप्तांक एक दूसरे पर प्रभावित नहीं होते। जो रिजल्ट मिलता है उससे आपको जज नहीं किया सकता है कि वो तो एक अंक है, वो तो एक नापना एक नंबर है, जस्ट अ नंबर होता है, वो आपकी पूरी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये सामान्यकृत मापन होता है। नेक्स्ट है इंसेप्टिव मापन। ये क्या होता है? मापन के अनेक उपकरण और विधियाँ। जी हाँ, मापने के तरीके तो बहुत सारे हैं। उसमें एक उपकरण विधि ऐसी है जिसे व्यक्ति अथवा कह सकते हैं कि छात्र को बाध्य चयन करना पड़ता है, कुछ चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। इसमें व्यक्ति के द्वारा उसके सामने कुछ सामने जाकर प्रश्न रख देते हैं, या कथन या स्टेटमेंट कुछ भी या प्रॉब्लम वगैरह प्रेजेंट होती है, फिर उसमें 1 बाई 1 2 3 4 करके उसको प्रदान करने की कोशिश, या इसको रैंक वाइज अरेंज करना, या उस पर कुछ वर्क करना, या उसको एक अरेंज सबमिटिव वे में उसको सबमिट करना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ पर किस करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर उसको एक वीरता टॉप रैंक पे ये चीज़ होगी, सेकंड पे ये होगी, थर्ड वन पे ये होगी, कुछ ऐसे चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पर एक बाध्य चयन प्रश्न होता है, 4 चॉइस आइटम्स होता है, जहाँ पर इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि ये 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं, आप उसको जो आपको बेस्ट लग रहा है आप उनको चूज़ करो और फिर उस पर काम करो। तो ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तीनों की छोटी छोटी बातें हैं, लिखने को आएगी, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। परिभाषा बताइए, अपने शब्दों में रखिए। शैक्षिक मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मूल्यांकन। शिक्षा का अर्थ है अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना, जो अंदर के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको बाहर प्रेजेंट करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, कि जो मूल्य है, जो वैल्यूज, उसको एक नंबर दो। किसी गुण और मापन करने के पश्चात प्राप्त परिणाम विश्लेषण कर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना, और जानकारी की सहायता से फिर उसमें सुधार लाना कि कहाँ पर दिक्कत हो गई, पूरा नंबर क्यों नहीं गेन हुआ, अंकन हमारा कम क्या आया, इन सब चीज़ों पर काम करना। आगे बढ़िए। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। ये बहुविकल्पी प्रश्न यही से एमसीक्यू बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। मूल्य का अर्थ होता है कीमत या अथवा किसी भी गुण को हम सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं और ये अच्छा बुरा है या नहीं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। तो मूल्यांकन में आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ही नहीं नापी जाती हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आपकी आर्थिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कैसे है, सब कुछ देखा जाता है। तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। मूल्यांकन की परिभाषा बताइए, तो यहाँ पर कोठारी कमीशन के द्वारा है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो क्रम वाइज चलता है, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो ये कह सकते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य को घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है आपकी इन फील्डों से, जहाँ पे आपके क्रम वाइज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना अपना
या मूल्यांकन करने का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर डांडेकर का कहना है मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सीमा में बहुत क्रमबद्ध तरीके से परिभाषित किया जाता है। जहाँ पर ऐसे कक्षा 1 में है तो 1 को नापेंगे। आप अपने हिसाब से कोई बनाकर लिख दो, जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है। वैसे ये अच्छी है, खराब नहीं है, सिंपल है, छोटी है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक संरचनात्मक होता है, एक योगात्मक होता है। नाम भी पता होना चाहिए और ये वाला भी बहुविकल्पी यहीं से बनता है, तो दिक्कत में ना पड़े, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत निर्माणाधीन शिक्षा नीति, जो एक पूरी पॉलिसी बनाई गई है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, शिक्षण की विधि है, सामग्री है, उन विधि को पूर्ण करने के अंतिम रूप से पूर्व मूल्यांकन किया था। मतलब सब कुछ पूरा हो जाता है, फिर हम उसको एक मेजर करते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन का नाम दिया गया है। और योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत पूर्व निर्मित शिक्षा नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, वस्तु जो कुछ भी होती है तथा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की महत्व की जा, मतलब इसमें हम एक जैसे सारा काम वाम कर लिया। आपको संरचनात्मक मतलब क्या है कि कुछ बनाया फिर उसको टेस्ट किया गया। आपने जैसे आप एग्जीबिशन में कभी काम किए हैं, जो स्कूल में प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें आपने क्या काम किए, तो आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एग्जीबिशन में आप खड़े हुए कि ये चीज़ ऐसी है, तो आपका वो चीज़ फिर उसको जब एक नंबर दिया जाता है कि ये बच्चा का प्रोजेक्ट सही लगा, तो वो अंकन जो है संरचनात्मक में आता है, क्योंकि आपने कुछ बनाया फिर आपको नंबर मिला। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं, आपने हर चीज़ बनाई की, लेकिन उसकी महत्वता को जांच किया जाता है, उसकी उपयोगिता को रखा जाता है कि बच्चे ने ये जो बनाया इसमें क्या महत्व है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ को जज किया। तो योग्यता का मतलब उसकी स्किल को जांचना, और संरचनात्मक मतलब होता है कुछ बनाए हो तो कितना नंबर आपको मिला। तो ये दोनों में फ़र्क है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व बताइए। तो कोई 2 या 3 लिखने को आता है। सीखने की प्रेरणा मिलती है, जी हाँ, मूल्यांकन अगर हो गया तो मन करता नहीं हमारी ये गलती क्यों हो रही है, इसको दूर करें। पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, जी हाँ, हम अपने इस नए सिलेबस को बनाते हैं, हर साल नई तरीके से करते हैं, शिक्षण में उन्नति होती है, बिल्कुल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ग्राफ ऐसे था वैसे हो जाता है, निर्देशन और परामर्श में हेल्प मिलती है, परीक्षा प्रणाली में हम सुधार करते बहुत कुछ अपनाते हैं, तो ये बच्चों को अपनाने को भी कहा जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। कोई 2 उद्देश्य लिखिए, आपको ऐसे प्रश्न बनेगा। तो चयन और वर्गीकरण में सहायक है। मूल्यांकन अब जब आपका हो जाता है तो आपको पता हो जाता है कि हम किस में कमज़ोर हैं, हमको वो चीज़ ज़्यादा पढ़नी होती है, ज़्यादा उस पर समय देना होता है। पूर्व कथन को भी ध्यान में रखते हैं, तुलना भी करते हैं हम, परामर्श निर्देशन की सहायता से काम अच्छा होता है, बच्चे सुधार होता है, निदान मिलता है, अन्वेषण करते, खोज करते, दिक्कत कहाँ आ रही, फंस कहाँ रहे, उन पे काम करते हैं, संशोधन करते हैं। अभिभावक और इन सारी चीज़ों की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हैं, विषय को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो उद्देश्य में आप बनाकर अपने आप से फटाफट करके 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। कोई 2 कोई 3 विशेषता। पहली विशेषता, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकती नहीं है। आप जैसे स्कूल पढ़ेंगे, स्कूल को नापेगा, कहीं और जाएंगे उसको नापेगा, कहीं और करेंगे उसको नापेगा, हमेशा मेजर करता रहता है, कभी रुकता नहीं है, अनवरत चलने वाली ट्रेन है। मूल्यांकन समझ, शिक्षण और अधिगम का अभिन्न अंग, जी हाँ, जो पढ़ाई लिखाई होती है ना पूरी, शुरू से लेकर जेड तक की जो कुछ भी होती है, जो अधिगम होता है, जो लर्निंग, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना टेस्ट के, बिना रिपोर्ट कार्ड के, बिना आप एनुअल एग्जाम दिए आगे नहीं कूदते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वैसे ये भी चीज़ें होती हैं। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि पूरा जल्दी से जल्द कवर हो जाए, पूरा रिवीजन आपका हो जाए। मूल्यांकन का शिक्षा के उद्देश्य में बहुत एक घनिष्ठ संबंध होता है। 3 पॉइंट है, अच्छे अच्छे कोई भी लिख दो, आपको जो भी आसान लगे। ठीक है, आगे बढ़िए। मूल्यांकन के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है, कितना बड़ा। तो ज्ञान की तरफ मूल्यांकन इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में किस चीज़ के ज्ञान को अर्जित किया। जी हाँ, तो आपको जैसे देखो स्पेशलाइजेशन की चीज़ें अलग होती हैं, तो आपको उस बेसिस पे या उस वैल्यू पे आप टेस्ट करोगे, या उसके दिमाग में लेकर चीज़ें की जाएंगी। कुशलताओं को भी ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ की स्किल्स को अच्छी है, या ये चीज़ें इसको बढ़िया आती हैं, तो वो ध्यान रखा जाता है। रुचियों को ध्यान में रखा जाता है, इंटरेस्ट किस तरह है, पसंद क्या है, जो पसंद है, जो चीज़ें अच्छी लगती है, फिर हम उस पर काम करते हैं ना, उन चीज़ों पे वैल्यू करते हैं। बोध और अबोध को है कि क्या चीज़ें सीखी हुई है, सामग्री कितनी वगैरह की प्रकार की व्याख्या करना क्या क्या आता है, योग्यता किधर की तरफ की है, तो ये सूचना वगैरह को ध्यान में कैसे रख रहे हैं। तो ये मूल्यांकन में हर तरीका, आपकी रुचि क्या, आपकी योग्यता क्या है, आपको कितना आता है, कितना पता है, कितना आप काम कर रहे हो, हर चीज़ उसमें मेज़र की जाती है। नेक्स्ट आइए, अब बात कर लेते हैं दोनों के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आपको लिखने को आएगा कि मापन और मूल्यांकन के बीच में कोई 2 से 3 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर यह है कि मापन का क्षेत्र बड़ा छोटा होता है, संकुचित होता है। अरे भाई दूध है तो लीटर में ही नापोगे, उसको रस्सी से लेके नहीं नापोगे, ठीक है, ध्यान रखना। मूल्यांकन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा, मूल्यांकन में आपके गुण को, दोष को, ये वो सब कुछ नापते हैं।
मापन में क्या होता है कि मैथ का टेस्ट लिए, मैथ नाप लिए, मतलब मैथ का नंबर देख लिए, लेकिन उसमें क्या होता है, विशाल होता है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें नापे जाते हैं। उसके बाद दूसरा कहते हैं मापन एक सामान्य शब्द होता है, मूल्यांकन जो है एक टेक्निकल शब्द होता है, तो बहुत कुछ टेक्निक के हिसाब से किया जाता है। मापन एक साधन होता है, मूल्यांकन एक साध्य होता है, डेस्टिनेशन होता है। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करते हैं। कभी कभी एग्जैक्टली या भाई मैथ में नंबर कम मिला तो ये थोड़ी ना कि आप ज़ीरो हो। मूल्यांकन के क्षेत्र में स्पष्ट धारणा मिल जाती, नहीं आपको ये चीज़ कम है तो उसको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से लिख लीजिएगा। देखिए कुछ प्रश्न है, मूल्यांकन किन शब्दों से मिलकर बना है, आपको अति लघुत्तरी का प्रश्न आएगा या बहुविकल्पी में आएगा तो टिक करेगा, मूल्य प्लस अंकन से बना है, राइट, डन। समझ में आ रही है बातें? जितने भी फ्रेंड्स तीसरा थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर हैं, मैं करवा रही हूँ, बोल रही हूँ लगातार, तो फटाफट क्लास को भी लाइक करिएगा। कोई समस्या है तो पूछिए, जितना हो पा रहा उतना आपके एग्जाम से पहले मैं भी दिन रात जग के आपके लिए कर रही हूँ, तो लाइक तो बनता है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो बनता है। अभी फोर्थ सेमेस्टर भी हमें करना, जम के करेंगे, डट के करेंगे, ठीक है, लेकिन थर्ड में बैक नहीं लगनी चाहिए। ध्यान से, जितने पुराने फ्रेंड्स हैं सबका नाम चीज़ें मेरे पास हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि सामने क्लासेस के फ्रेंड्स का नंबर ख़राब आए, तो जितना हो सके जुट के, जम के, मेहनत करके काम कर लीजिए, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, राइटिंग अच्छी लिखिएगा, चीज़ें डन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छी हो के साथ पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। मूल्यांकन कितने प्रकार का? 3, लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, सब होता है। मापन के कितने स्तर होते हैं? 4 होते हैं, नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक। ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? नियम अनुसार अंक प्रदान करने की, जैसे एक रूल रेगुलेशन होता है उसके बेस पे नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो स्टीवेंस ने बताए हैं, ठीक है। मापन का क्षेत्र कैसा होता है? मूल्यांकन का बड़ा होता है, विशाल होता है। पूरा ऐसे वन वर्ड में मत लिखना, पूरा लिखना आप लोग, मैंने तो दिखाने के लिए वन वर्ड ले लिया है। आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका आंसर छोटा होता है। मानसिक मापन शब्द किसने दिया है? तो कैटल ने दिया है। मापन की कोई 2 विशेषताएं बतलाइए, तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़िए, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षक और छात्र दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मात्रात्मक चर कितने प्रकार का होता है? 2, सतत और असतत होता है, जो कि अभी दिखाया था। परिणात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं? 3, लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है वर्कशॉप में। गुणात्मक कैसे होते? साक्षात, निरीक्षण और प्रश्नावली। छोटे छोटे आंसर हैं और बना बना कर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, डन डन डन, आपका काम डन। अच्छा है, चैप्टर बढ़िया है, पेपर अच्छा है। सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अगर होल डेवलपमेंट करना है तो ये बहुत नेसेसरी है, इसके बेसिस पे आप काफ़ी कुछ बड़ा बना सकते हैं, बच्चों में चेंज ला सकते हैं। मापन द्वारा किन बातों की जांच होती है? रुचि की, प्रकृति की, चिंतन की, कल्पना की, प्रवृत्ति की, कि बच्चे की रुचि क्या है, उसका नेचर क्या है, चिंतन क्या है, कैसी सोच है, प्रवृत्ति क्या है, सबकी जांच होती है। किस गुण या विशेषता को गणित इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो मापन क्या। अगर आप कोई गुण या कोई चीज़ है, कोई काम है, उसको आप एक नंबर के द्वारा उसको मापित कर रहे हैं, तो आप उसका मापन कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको एक अंक प्रदान कर रहे हैं। मूल्यांकन कितने के अंक होते हैं? 3 होते हैं। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक निर्णयात्मक होकर, जहाँ पर एक लास्ट डिसीजन लिया जाता है। आपका एक चैप्टर डन हो गया, कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, दूसरा चैप्टर देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। मतलब समावेशी शिक्षा से इसका सिलेबस बड़ा है। पहला और टॉपिक है दक्षता आधारित मूल्यांकन किसे कहते हैं, क्या होता है, अर्थ बताइए। शिक्षार्थी की दक्षता पर अधिक आधारित उसके बेस पर न्यूनतम अधिगम आकलन विश्लेषण करना, जिससे शिक्षार्थी की दक्षता और ग्राहक को सुनिश्चित, मतलब जो चीज़ें एकदम बेसिक है, माइन्यूट है, जिसके आधार पर वो चीज़ें बनी हैं, उनका जांच करना, उनकी दक्षता का जांच करना। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में 1 से लेकर 100 तक की गिनती या को अभ्यास कराते हैं गिनतियों को, इनके सभी पक्षों में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करना अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया इस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पर जांच और आकलन हेतु शिक्षक दक्षता आधारित मूल्यांकन का सहारा लेता है। कि पहले फिर जैसे मैथ का टेस्ट लेना है तो पूछता ना कि आपको ये चीज़ें पता है क्या, बेसिक आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, ये चीज़ की जब जांच होती है तो दक्षता आधारित में आती है। आगे बढ़ते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक उन कारणों को भी ज्ञात कर लेता है, टीचर उन रीजन को भी जान जाता है जिनकी वजह से शिक्षार्थी अपेक्षित स्तर तक सीखने में असमर्थ है, मतलब एकदम मिनिमम स्तर में वह क्यों नहीं सीख पाए, एकदम बेसिक चीज़ को भी क्यों नहीं सीख पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखता है, सीखता है, उनका जांच करता है, फिर उसके बेस पे सिखाने के लिए
अपना दिमाग वहाँ पर लगा। दक्षता का मतलब है कि जो आधार है। अब आप हिंदी की भाषा ये जितनी चीज़ें तो ये लिखी हुई हैं, ये सब आपको वर्ण नहीं पता, अक्षर नहीं पता है, बेस नहीं पता है, तो दिक्कतें तो होंगी ना, तो वो चीज़ की जाँच इसमें की जाती है। इनके मूल्यांकन में क्या चीज़ है, सतत मूल्यांकन के बारे में, सतत शब्द का अर्थ होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार के मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। बच्चे का आकलन हर तरीके से किया जाता है। पूरे वर्ष इसमें औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से चलता है। अलग-अलग टेस्ट लेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी करवाएँगे, करिकुलम करवाएँगे, वो इंटरव्यू वाला लेंगे, मतलब वाइवा वाला लेंगे, लिखित लेंगे, तरीकों से टेस्ट वहाँ पर चलते रहते हैं। उसके बाद व्यापक में बात करता है, तो व्यापक से आशय है समस्त कौशल, गुण वगैरह जो कुछ भी होते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, नैतिक है, संवेगात्मक है, भाषात्मक है, हर तरीके के जो है चर्चा में, अवलोकन में एक बहुत माध्यम से हम बहुत वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और बहुत तरीके से मूल्यांकन करते रहते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, इनकी विशेषताएँ बताइए। तो मैं 2-2 विशेषताएँ कहूँगी। ये छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान, जी हाँ, आपका जब टेस्ट होता है तो आप खुद जानते हो कि मेरा ये कमी है, मैं इसको सुधारूँगा। छात्रों के द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों को पता चलता है कि बच्चा रुक कहाँ रहा है, आगे जब जोड़ कर रहा है तो माइनस में दिक्कत क्यों आ रही है। इसके द्वारा सीखने के छात्रों को उन्हें कठिनाइयाँ कम होती, भाई आप कम होगा, मूल्यांकन हो रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो चीज़ें आपकी कम होंगी ना, इम्प्रूव होंगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन में बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। तो पूर्ण रूप से निर्धारण को ध्यान में रखकर काम करते ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का भी विकास हो सके। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स में है, आपको बस 2-3 याद रखना है। विभिन्न विषय में निश्चित से समय के उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना कि कौन से विषय में कितना अच्छा है, क्या चीज़ किसमें अच्छी, क्या दिक्कत किसमें, ये जान जाना है। बच्चों के व्यवहार में जो हुए परिवर्तन उसका पता लग जाता है। उद्देश्य ये होता है कि भाई आप सिखाए, टेस्ट लिए, अब वो अब तो हाँ, मैंने चेंज किया, पढ़ाया, आपकी चीज़ें सृजनशीलता का बढ़ावा मिलता है। बच्चों में बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, कठिनाइयाँ उनकी दूर होती हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है। बच्चों की रुचि को जानना, उनको सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, जहाँ पर समस्याएँ अटक रही थी, नहीं सीख पाए, तो वो सब अच्छे से अच्छा करना। तो ये उद्देश्य में सारे सम्मिलित हो जाते हैं। आगे बढ़िए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र बताइए। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, 2 होते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र में से बच्चे को पढ़ाए जाने वाले सभी विषय का मूल्यांकन किया जाता है और बच्चों के मानसिक विकास में बहुत हेल्प करता है। मतलब जितने विषय क्लास में पढ़ाए जाते हैं सबकी जांच करते हैं और मेंटली बहुत अच्छा से हेल्प करता है। ये 2 प्रकार से होता है, संरचनात्मक और योगात्मक होकर, जो ऊपर भी मैंने बताया था। सहसंज्ञानात्मक का मतलब होता है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधि, खेल कूद, योग, साहित्य, संगीत गतिविधि, सबको पढ़ाई लिखाई, ही मैथ, संस्कृत, हिंदी, साइंस, संस्कृत, हिंदी, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, यही याद करते रहो सारा दिन। तो यही टेस्ट नहीं है, और भी चीज़ें हैं भाई, बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं है, तो वो भी चीज़ें ध्यान रखो। बात कर लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार की। तो मूल्यांकन प्रणाली में 2 भागों में इसको बड़े से डिवाइड किए हैं, एक रचनात्मक और योगात्मक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षक अध्यापक के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्ति और ज्ञान को कितना प्राप्त किया, तो ये रचनात्मक तरीके से होता है। और ये मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होगा। योगात्मक का मतलब है तो ये बीच बीच में होता रहता है, जांच करते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, यूनिट टेस्ट जो होता है, लेकिन योगात्मक पूरा टोटल हो जाने के बाद देखते हैं। आगे बढ़िए, अब इनकी विधियाँ क्या है। तो भाई अर्धवार्षिक परीक्षा ले लो, वार्षिक परीक्षा ले लो, बहुत सारे तरीके होते हैं परीक्षाओं को जांचने के। आप सत्र की परीक्षा ले लो, इकाई ले लो, मासिक ले लो, सेमेस्टर वाइज ले लो, जैसे आपके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप टेस्ट ले सकते हो। मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं, तो 3 विशाल पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये पेपर में आएगा, ये आता है, ध्यान रखिएगा। अब संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, व्यवहार के इस पक्ष का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने 1956 में किया था। ये तारीख आ सकती है, इनका नाम आ सकता है, इसीलिए रेड कलर से हाईलाइट है। इस पक्ष के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्य शामिल होते हैं, जिसमें हमारे ज्ञान को पुनः स्मरण देखना, उनकी पहचान समझना, बौद्धिक क्षमता को समझना, कौशल का विकास, सब कुछ आता है। शिक्षण में ज्ञान उद्देश्य में इस बात पर बहुत सारा बल भी देता है, शक्तियों से परिचित भी कराया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में मनोवैज्ञानिक बहुत सारी क्रियाएं क्रियाशील रहती हैं, प्रत्येक विषय पर बहुत सारी चीज़ों को समझा जाता है। जैसे सबसे पहले ज्ञान पे ध्यान देते हैं, तो इसके अंतर्गत छात्र की पहचान संबंधी, प्रत्यास्मरण संबंधी, किसको उसको कितना याद है, क्या क्या उसको पता है, क्या क्या फैक्ट का उसको नॉलेज है, क्या क्या विषय की सूचनाएं उसको है, इन सब को जानना, उसके ज्ञान को जानना, ये ज्ञान में आता है। अवबोध में क्या आता है, इस छात्र की जो क्षमता होती है, उसकी दक्षता होती है, उसको प्राप्त कर लेता है, उसको अधिगम प्रक्रिया को सफल माना जाता है कि मूल्यांकन किया गया कि क्षमताएं कितनी कितनी उसमें डेवलप हो गई हैं और कहाँ कहाँ पे उसको सुधार की संभावना है, ये चीज़ का अनुभव कराया जाता है, आवश्यक सुधार की संभावना को बताया जाता है। तो अवबोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, ये सारे इनके नाम हैं जो क्रम में 1 बाई 1 करके चलते हैं, तो ध्यान रखना होगा। मूल्यांकन इसका लास्ट टॉपिक होता है।
मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष क्या होता है? इसमें बालक की जो रुचि, संवेग और मनोवृत्ति होती है, उनसे पक्ष मतलब होता है। जहाँ पर एक पहला ग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा अवधारणा, पाँचवा व्यवस्थापन और छठा ये नाम तो ऐसे क्रम में लिखने को बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीटेट में ये ज़्यादा आता है। बहुत उम्मीद नहीं है, देखते हैं आता है या नहीं आता। क्रियात्मक पक्ष में भी सेम इसी तरीके से होता है। इसको 5 भागों में बाँट देते हैं, जहाँ पे उनकी जो एक्टिविटी होती है, शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, तकनीकी, टाइपिंग, संगीत, कुछ भी होती है, सबको नापा जाता है। तो उनकी उत्तेजना पहला, कार्यवाही दूसरा, निरंतरण तीसरा, सामंजस्य चौथा, स्वाभाविकरण पाँचवा। इस तरीके से ये दोनों पक्ष हैं। हो सकता है कि नाम इस तरीके से ना पूछे, मे बी पूछ भी सकता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 मूल्यांकन के प्रकार पर टॉपिक है। उनकी जो विधियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, वो हैं। अब मूल्यांकन के 2 प्रकार, संरचनात्मक, योगात्मक। वही चीज़ बार-बार पूरे सिलेबस में दी गई, घुमा-घुमा कर। पहले छोटे से टॉपिक पे आपको रख देते हैं, फिर उसको एक चैप्टर बना देते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा अभिप्राय है, ऐसे शिक्षण कार्यक्रम की योजना प्रक्रिया है, जहाँ पर मूल्यांकन के आधार पर बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करने का संभव हो। दूसरे शब्दों में सिखाने का, मूल्यांकन करने का काम किया जाता है। आपने कुछ बनाया है तो उनको सीखना, उनको जांच करना, उनको एक रूप देना, तो ये संरचनात्मक में आता है। अब ये मौखिक तरीके से भी करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। बच्चे लंबे उत्तर नहीं पूछने चाहिए, इन बातों को भी ध्यान रखो। प्रश्न में बहुत अलग अलग शब्दों को ना प्रयोग करो, उनके उत्तर इसमें बीच में कहीं टोकना नहीं चाहिए, लंबी शब्दावली को प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेस्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी जान ले लीजिए, ठीक है। लिखित परीक्षण भी होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरीय होते, लघुत्तरीय होते, ये सब तो आप में भी होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये प्रायोगिक परीक्षा है, जहाँ पर जो आपके लैब वगैरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। आंतरिक प्रयोग भी होता है, जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला मेरे को लैब में ले जाकर करवाते हैं, तो वहाँ पर प्रूफ करना होता है। बाहर प्रयोग का मतलब है कि कुछ दूरी पर दौड़ना है, सत्य बोलना है, चित्र बनाना है, मिट्टी का कोई काम करना है। तो सिद्धांत कोई व्यवहार के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनको हर चीज़ लैब में नहीं होती, बाहर भी होती, तो वो बाह्य प्रयोग होता है। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि इस मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक योजना जो शुरू से चलती आ रही कुछ चीज़ प्री प्लान वे में है, उनको ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। या कह सकते हैं कि मूल्यांकन कर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम या योजना की सामग्री के गुण दोष की जानकारी एकत्रित करना, फिर उनको देख रेख में करना, उनकी जांच प्रणाली को काम करना, ये योगात्मक में आता है। सारी योग्यताओं को ध्यान में रखना। इसमें जांच सूची पहला पॉइंट होता है, एक सूची बनाई जाती है, उसकी जांच होती है, उनके स्तर की माप होती है, अवलोकन होता है, घटना वृत्तांत होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान की जांच और विकास की जानकारी। मतलब उनके जो बच्चे के पास जो ज्ञान है, जो विकास की चीज़ें, उनकी जानकारी क्या है, कैसे, कितनी सीमा तक है, कितना सीखा, क्या किया, सब कुछ पता करो। उसके बाद अधिगम की प्रेरणा, अधिगम से उनको प्रेरित करो, उसकी प्रेरणाएँ भी उनको दो, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें जाँच में आती हैं। बहुत सारी योग्यताओं की जानकारी करना, फिर उनको निदान देना, बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें आता है, आपको सीखना होगा। महत्वपूर्ण तो बहुत है, ठीक है। शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, पाठ्यक्रम में जो समस्याएं आ रही, बच्चे नहीं सीख पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, उनको उनको जांचना, उनको करवाना, ये सारी चीज़ें भी इसमें ही सम्मिलित होती हैं। मूल्यांकन के महत्व बताइए। तो मूल्यांकन का महत्व क्या है? मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन का अर्थ ही है मूल्य का अंकन करना। बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। उनकी जो शैक्षिक प्रगति है उनका उनको ज्ञान कराना कि आपको ये चीज़ें ऐसी हैं, अब आपको उसको ध्यान में रखना होगा, उसको काम करना होगा, ताकि आप इनको चीज़ों को सीख पाएँ, इस पे काम कर पाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, उसके महत्व को समझाना। अगर वो महत्व को समझ जाएँगे तो वो शायद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे, हमें फिर बहुत सारी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मूल्यांकन में सुधार करना, बच्चों की जो गुणवत्ता है उनमें बहुत सहायक होना, निर्णय लेने में काफ़ी आवश्यक हो जाता है। ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे-छोटे जो आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक चैप्टर है जिसमें प्रशिक्षण की कुछ बात की गई, वो देख लेते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ का मतलब होता है ट्रेनिंग, जो आप ले रहे हैं। ट्रेनिंग कह सकते हैं, ट्रेनिंग के ज़रिए किसी संस्था के कर्मचारियों को किसी कार्य को करने के लिए तैयार किया। जी हाँ, जैसे आपको प्राइमरी में जाना, तैयार कर रहे हैं भाई आपको। उनकी बुद्धि और कौशल में वृद्धि की जाती है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये होता क्या है? तो परीक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों को किसी विशेष काम के लिए कुशलतापूर्वक एकदम प्रॉपर तरीके से उनको तैयार करना, उनको सिखाना, उनके अंदर के ज्ञान को, कौशल की वृद्धि करना ही प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, आप कोई भी एक लिख लीजिएगा। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान कौशल वृद्धि करने से संबंधित है। ये आप पे फिफ्फो ने कहा, किसने कहा ये मैटर नहीं करता। प्रशिक्षण सभी स्तर के कर्मचारियों का ज्ञान, कंपनी के विकास और कल्याण में योगदान होता है, वृद्धि करता है। आप कोई भी अच्छा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, विश्वसनीयता। अगर उत्तम परीक्षण तभी जो विश्वसनीयता के साथ है।
उत्तम परीक्षण विश्वसनीयता का गुण होता है, इसमें बहुत सारे पक्ष को प्रकाश में डाल रहे हैं। जैसे कह सकते विश्वसनीयता का अर्थ है कि परीक्षण जब भी प्रयोग किया जाएगा तब परिणामों किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। वैधता होगी, ये मल्टीपल चॉइस में आता है। परीक्षण है तो वैधता होनी ही चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से जांच हो, उसको ढंग से बनाया जाए, कोई भेदभाव किसी के साथ ना हो। निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के साथ ये सारे टेस्ट ले रहे हो। सरलता भी होनी चाहिए कि चीज़ें आसान हो, टफ ना हो। वस्तुनिष्ठता बनी रहे, तालिका बनी रहे, विभेदीकरण को भी ध्यान में रखा जाए। तो ऐसे कई सारे की टर्म्स हैं जो आप लिख सकते हैं। प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया एक बहुत बड़ी चुनौती होती है शिक्षकों के लिए, जहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। योजना निर्माण भी इसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू करते हैं, ब्लूप्रिंट का काम करते हैं, ब्लूप्रिंट के निर्माण के थ्रू, बहुत सारे चार्ट के थ्रू, कुंजी निर्माण के थ्रू, प्रश्न पत्र का संपादन, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बच्चों को प्रश्न बनाना है तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या प्रश्न उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो योजना बनाइए, उसमें उद्देश्य का व्यवहारीकरण रखिए, निर्धारण करिए, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। तो ऐसे की टर्म्स हैं, लिख सकते हैं। वैसे पेपर ईजी आएगा, हर बार लिखने को नहीं आएगी पूरी कितनी डिटेल लिखना पड़ता, तो ये तो पूरा कोर्स है तो जो दिया गया है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब किसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बीच बीच में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि किस प्रश्न की क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमेशा इतना डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन कोर्स है, सिलेबस में, इसलिए मैंने सब कुछ लिया हुआ था ताकि अगर पूछ भी बने तो ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती है? उद्देश्य आधारित। जी हाँ, प्रश्न पूछा जाए उसके पीछे कोई मोटो होना चाहिए कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। उद्देश्य पर आधारित प्रश्न करने से आधारित होना चाहिए, जैसे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि उद्देश्य का प्रभावी प्रशिक्षण हो सके कि ये चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो ध्यान रखो। अनुदेश होना चाहिए, विशेष क्षेत्र होना चाहिए, विषय वस्तु भी होनी चाहिए, भाषा आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, दुविधा रहित भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कठिनाई का स्तर जो है बच्चों के, जैसे क्लास 6 है तो 6 के हिसाब से, 10th है 10th के हिसाब से होना चाहिए। मूल्यांकन का अभिलेखीकरण क्या होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण की मुख्य भूमिका होती है। अभिलेखों के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है जहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में रहती, सूचनाओं में रहती है, तो एक अभिलेख भी तैयार किया जा सकता है बच्चों का। आगे बात करते हैं संचयी अभिलेख का अर्थ क्या है। संचयी अभिलेख का हाँ पूछ सकते हैं। इस प्रकार का संचयी अभिलेख छात्र की जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, शैक्षिक, अन्य संचयी अभिलेख छात्र की शैक्षिक प्रगति, सफलता, शारीरिक स्वास्थ्य, रुझान, सुझाव, सब कुछ योग्यताओं का एक इतिहास होता है जहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। संचयी अभिलेख किसी छात्र के बारे में एक लंबी विधि एकत्रित की गई जहाँ पर सब कुछ उसमें होता है। तो ये चीज़ें हैं। संचयी अभिलेख के कोई दो उद्देश्य बताइए, प्रश्न के तौर पर पूछेगा। तो छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझने में शिक्षक की हेल्प होती है। छात्र कैसे हैं ये समझना संचयी अभिलेख से आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो पूरा रीड कर लेते हैं, ठीक है। अभिभावक शिक्षक के संपर्क में अवसर हो जाता है, अच्छा हो तो मिलता है। व्यवसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है, बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी सफलता का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, समझाने में सहायता हो जाती है। ऐसे बहुत सारे चरण है, समस्या और व्यवहारों के कारणों का ज्ञान हो जाता है। तो टीचर के लिए अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सब कुछ रहता है, टीचर्स को पढ़ के जानते हैं। महत्व का मतलब क्या है? संचयी अभिलेख का महत्व, संचयी रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें पहचान, घर, समुदाय, छात्रवृत्ति, उपलब्धि, परीक्षा कितना नंबर मिल रहा था, रेटिंग, स्वास्थ्य, क्या क्या चीज़, सब कुछ उसमें रहता है। मतलब एक बच्चे का पूरा ब्यौरा उसमें रहता है और टीचर उस चीज़ को पढ़कर उसके बारे में एनालिसिस कर लेता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ये चीज़ें रीड आउट कर ली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुनर्बलन का। एक टॉपिक है पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र यदि कोई शिक्षण कार्य कर रहा है, कुछ भी है, ये दो तरीके से होता है, शैक्षिक और अशाब्दिक और अशाब्दिक होता है। एक चीज़ बोलकर वाह बेटा शाबाश, और एक जो है कोई गिफ्ट देकर या सिंपल तरीके से। इसके अंदर की परिभाषा है, पुनर्बलन वह स्थिति है जहाँ पर छात्र की प्रक्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। पुनर्बलन के प्रकार होते हैं, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, दो तरीके से। ऐसा पुनर्बलन जो शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके किसी भी रूप में हो, जिसके बालक में उपलब्धि को बढ़ावा मिले, सकारात्मक होता है। नकारात्मक ऐसा पुनर्बलन जिसके बालक की उपलब्धियों में बाधक सिद्ध हो, कि कोई पुनर्बलन नहीं हो रहा, बैरियर का काम कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। पुनर्बलन के उद्देश्य लिखिए, ये आपको पता है, लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे कि नहीं बोलिए। हाँ, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, छात्रों को सक्रिय बनाना, रुचि का विकास करना, नवीन ज्ञान की जानकारी देना, उनके कौशलों को मानसिक स्तर से बढ़ावा देना, कई सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका चयन किया जाता है, फिर उसमें उसको जो वो चीज़ें होती हैं उनको खोजा जाता है कि प्रॉब्लम का, निदान का मतलब है डायग्नोसिस, ठीक है। जहाँ पे जो कठिनाइयाँ हैं, इसका अर्थ है कि समस्या की कठिनाई को दूर करना, फिर चाहे वो कोई भी है समस्या क्यों ना हो, हर तरीके से उसको सोचना कि मतलब जानना कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है।
तो ये निदान में आता है। निदानात्मक परीक्षण में परिभाषाएं हैं। निदान का अर्थ है कि अधिगम संबंधी समस्या और कमियों का स्वरूप का निर्धारण करना। ये सब आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, इसलिए कहती हूँ हर सेमेस्टर से लिंक करके पढ़ा करो तो आपको हेल्प हो जाएगी। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकताएं क्या होती हैं? बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। बच्चों की जो कमियां होती हैं, जो क्षमता होती है, उनका आकलन करना आसान हो जाता है। फिर हम उनकी समस्या का पता लगा कर उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर का यही रोल ही होता है ताकि उनकी क्वालिटी में, उनकी योग्यता में सुधार किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़िए। परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों को सिखाने को। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अब निदान आपने कर लिया, मतलब समस्या पता चल गई, तो उपचार भी तो करके, तो दवा भी तो दोगे कि पेट में दर्द हो रहा है, जान के दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, तो दवा भी तो आप दोगे कि नहीं दोगे? तो कठिनाई को दूर करना। उद्देश्य क्या होता है? कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो छात्रों की मानसिक उलझनों को समाप्त करने के लिए, बाधाओं में जो चीज़ें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए, बुरी आदतों को दूर करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, उनके चरित्र और मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, बहुत सारे काम हैं जो किए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के महत्व आपको लिखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ आएगा, आप बना कर लिखिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र भी बहुत सारे होते हैं। अब क्या प्रश्न बनेगा इसका तो बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन पेपर्स के जो आपको मतलब पेपर, मतलब ये ध्यान रखना है कि जो थ्योरी है वो चीज़ें हो जाएंगी। थ्योरी में टेंशन ना लो, ऑब्जेक्टिव गलत मत करके आना बस। थ्योरी सब लिख लेते हैं। अब अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? अनुसंधान का अर्थ अंग्रेजी में होता है रिसर्च। कहा जाता है दो शब्द से मिलकर बना रिसर्च। री का अंग्रेजी अर्थ है बार बार, सर्च का मतलब है खोजना। ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के ले लेती हूँ हमेशा। अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है? अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि, और हर चीज़ में नवीन ज्ञान, हर चीज़ में रचनात्मक मूल्यांकन, ऐसे शब्द है ना कि आप बार बार खुद भी आप रिपीट करो। सामान्य नियम सिद्धांत पर बल दिया जाता है। तार्किक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया भी होती है, वैध होती हैं चीज़ें, तो ठीक है लिख दो। शिक्षा अनुसंधान के प्रकार है। मौलिक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है जहाँ पर काम करवाए जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं को अध्ययन करते हैं, मतलब साइंटिफिक तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जीबिशन वगैरह करके, कुछ उसमें काम करके। ठीक है, तो ये क्रियात्मक में आ जाता है। विशेषताएं क्या होती है? समस्या का तत्काल समाधान हो जाता है। अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है इसमें। जी हाँ, जो साइंटिस्ट विभाग में है वही तो देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण: समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, शुद्ध रूप से रूपरेखा को बनाना, एकत्रीकरण करना, आंकड़ों को, ये सारी चीज़ें हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं, 4 प्रकार का। निदान होता है, सहभागी होता है, अनुभूति होता है, प्रयोगात्मक। ऐसे मैंने भी याद किया था, ये प्रकार वगैरह पूछ लेता है। संख्या वगैरह पूछी जाती है तो हम अक्सर फंस जाते हैं, तो नाम और संख्या ये स्क्रीनशॉट लीजिए, में भी आ सकता है। ठीक है, जल्दी से क्विक। अब मैं इसके बारे में और थोड़ा प्रश्न है मेरे पास, वो करवा दूंगी, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। बहुत दिक्कत की बात नहीं है, सब चीज़ें सेम है। सुधार ही करने के लिए आपको हर चीज़ में बताई जा रही, यही आपको लिखना है। शैक्षिक नवाचार क्या होता है? शैक्षिक नवाचार और विचार करने से पहले नवाचार शब्द का अर्थ है जान लेना आवश्यक है। नवाचार 2 शब्दों से मिला है, नव प्लस आचार से मिलकर। नव का मतलब नवीन और नया नया, आचार का मतलब व्यवहार करना, रहन सहन। तो यहाँ पर है कि शैक्षिक नवाचार में शिक्षा की जो सतत रहने वाली प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करने की एक नवीन संकल्पना है, जहाँ पर शिक्षा का प्रयोग, शिक्षा की प्रणाली, नई पद्धति, विधियाँ, अवधारणा, सूचनाओं को प्रकट करना, सीखना, समझना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं जिसको ध्यान में रखकर काम किया जाता है। नवाचार किसे कहते हैं? नवाचार का अर्थ है बदलाव यानी परिवर्तन होना। नवाचार एक ऐसा विचार होता है जो व्यवहार और पदार्थ में जो नवीन चीज़ें होती हैं उनको ढंग से सिखाना, बताना, समझाना, उसमें काम करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। शिक्षा में नवाचार क्या होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए तथ्य, सिद्धांत, विधियाँ, सामग्री को जोड़ना शिक्षा में नवाचार कहलाता है, जहाँ पर नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट या समस्याएं जो कुछ भी आ रही उनको सिखाना और बताना। उदाहरण है, बार बार पाठ्यक्रम की रूपरेखा में संशोधन किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि को छोड़कर हस्तपरक शिक्षा का उपयोग करके सिखाने वाला काम करना चाहिए। बहुत सारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बहुत सारे सूत्र का, विधियों का, एक्टिविटीज़ का संशोधन करना चाहिए ही नवाचार। नए तरीके से बताना, नए तरीके से उपचार करना। आवश्यकता होती है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, लोगों में आर्थिक विकास की ओर शिक्षा देने के लिए, रुचिपूर्ण शिक्षा के कार्यक्रम करवाने के लिए, सकारात्मक व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, बहुत कुछ होता है। ठीक है, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र होते हैं शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्चा, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, बहुत कुछ है। तो ये पूरा रहा सिलेबस जो मैंने आपको करवाया। मूल्यांकन 1 घंटे में मैंने सब कुछ करवाया, दिखाया। हाँ, ये कह सकते हैं कि 1 बाय 1 करके नहीं रीड किया, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं घुस घुस के पूछेगा। ऊपर की चीज़ें पूछी जाती हैं, आपने खुद भी देखा है, खुद भी अनुभव बहुत ज़्यादा, मैंने पूरा एक बार दिखा दिया कि ये शब्द की चीज़ें इसमें दी गई थी। बाकी आप सीरीज से बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको बहुत प्रश्न वगैरह करवा रही हूँ,
मैं एक बार थोड़ा-सा इसमें कुछ और प्रश्न भी आपको प्रश्न के तौर पर करवा दूँगी, तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प कर जाएगा, तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो ये करवा दिया है, सोशल साइंस आपका कर बचा हुआ है और साइंस बचा हुआ है। मैथ भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो भी आपको होगा। अभी आपका एग्ज़ाम जो है 12 से है, तब तक कई सारी चीज़ें आपको हो जाएँगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी मेहनत से मैंने इसको करने की कोशिश की, क्योंकि लाइव में बहुत प्रॉब्लम हुई, नहीं हो पाया था। टेलीग्राम पर हम ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें भेज देंगे, तो उसके लिए वहाँ पे जुड़े रहिएगा। नाम शालिनी क्लासेस ही है, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। ये रही पूरी क्लास फ्रेंड्स। अब मज़े करो, आप लोग रिवीजन करो, मैंने भी करा दिया। सीखो समझो, तो कोई दिक्कत होगी फिर पूछ लेना। स्माइल करो, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सबके एक कमेंट होनी चाहिए आज की इस क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, बाय बाय।